सर ये जो ख़ाबर फरीद मानेका साहब ने एक फिर दोबारा दरखास्त दे दी अपनी एक्स वाइफ के हवाले से, अपने बच्चों की मां के हवाले से, इद्दत के दौरान निकाह किया गया, और ये सर जो भी हैं इनका कानूनी स्कोप क्या है? पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड इसके बारे में क्या कहता है? सजा हो सकती है या ये सिर्फ केस अगर एडमिट हो जाता है कोर्ट के अंदर तो चलता रहेगा, टिकर निकलते रहेंगे, खबरें बनती रहेंगी, मसालेदार बातें पता चलती रहेंगी, या आगे इसका कोई कानूनी तौर पर कोई आ सकता है, आंच आ सकती है जिस पर इल्जाम लगाया गया उस पर? देखिए बात यह है, अगर बिल्कुल इस वक्त हुआ है, अगर बिल्कुल अदालतें जो हैं इस वक्त अगर कानून को और इंसाफ के तकाजे पूरे करके चल रही हैं तो सबसे पहले मानिका साहब को गिरफ्तार करके जेल बंद कर देना चाहिए। सही है। उनकी पहली स्टेटमेंट जैसे अभी फरमा रहे थे कि पहली उनकी अपनी स्टेटमेंट मौजूद है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, वो अपनी एक्स वाइफ के मुतालिक वो क्या बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान के मुतालिक क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज उनकी ये इस वक्त देखिए ये ऐसे केस बनाया गया है। वैसे आपको ये बता दूं कि वो जो एक हनीफ साहब ने ये केस शुरू किया था, आपको पता है कि जो काफ़ी देर से पीछे लगे हुए थे, बड़े जेलसली परसू कर रहे थे और वो ये केस को मुस्तकिल चला रहे थे। अब सडनली क्या हुआ कि वो एकदम से उन्होंने विड्रॉ कर लिया केस, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया और इन्होंने पिटीशन दायर कर दी। इनको उठा के ले गए थे, इनको किस कंडीशन में क्या इनको तैयार किया गया, किस मामले के लिए और किस कंसिडरेशन के ऊपर, ये अल्लाह जानता है ज्यादा उसकी डिटेल। अब चलिए खैर वो तो सर्टिफाइड काज़िब तो साबित हो गया ना, वो मतलब पहले एक स्टेटमेंट थी, बाद में दूसरी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बात जो बात बता रहा हूँ, मैं कानूनी बात बताने लगा हूँ आपको। वो केस विड्रॉ इसलिए कर लिया गया और इनको इसलिए लाए गए हैं कि जो पीनल कोड के अंदर एक अडल्ट्री की सजा जो है ना, तो चार्ज ऑफ अडल्ट्री जो है वो सिर्फ हस्बैंड लगा सकता है। ठीक। अब इन्होंने ये चार्ज ऑफ अडल्ट्री जो है वो अब लगा रहे हैं, जबकि वो उनकी निकाह हुआ और जब कुछ वो इन्होंने तलाक दी, वो सारे पीरियड को वो खुद ही अपनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ से किसी ने इनको जिसने भी ये प्रॉम्प्ट किया और ये कहा कि जनाब ये तो सबसे अप्रोप्रिएट पर्सन जो है वो तो एक्स हस्बैंड है, वो ये चार्ज लगा सकता है। कानूनन देखा जाए, शरई एतबार से अगर आप देखें तो ये इर्रेगुलर मैरिज होती है, और यहाँ पे जो शरई एतबार से जब इर्रेगुलर मैरिज जो है वो जब इद्दत का पीरियड पूरा हो जाता है तो इट ऑटोमेटिकली मैरिज बिकम्स रेगुलर। ठीक। और उसके अंदर ये भी हमने देखा ना, ये अदालत के अंदर हो जाती है मैरिज। अहमद साहब, एक खुशाइंद डेवलपमेंट है और अच्छा लगा है कि ईसीपी ने निगरान हुकूमतों को लिखा है कि आप एक ही पार्टी को दे जा रहे हैं तमाम फेवर्स और लेवल प्लेइंग फील्ड बाकियों के लिए नहीं है, इसको आप इंश्योर करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शंस नहीं कराने, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। और वो कितना बाउंड कर सकते हैं निगरान हुकूमतों को? क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, या इसको आए वॉश ही समझें कि बस ठीक है, खाना पूरी हो गई, जबानी कलामी जमा खर्च कर लिया कि हमने तो खत लिख दिया था जनाब, इन्होंने नहीं आगे किया, हमारा क्या कसूर है? ये आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि इसकी ये ख़त लिखने की हद तक ही लगता है, क्योंकि जो पिछले सारे मुहर्रकात को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसी इंटेंशन मौजूद नहीं है। अगर इंटेंशन हो तो इस ख़त के साथ वो एक और कार्रवाई कर सकते थे, और वो एकदम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पूरे मुल्क में क्रेडिबिलिटी बिल्ट हो जाती है। और वो ये थी कि इलेक्शन लॉ जो हैं 2017 के, उसके सेक्शन 230 वो केयर टेकर कैबिनेट को की पूरी उसमें डिटेल दी हुई है कि ये क्या अथॉरिटी इसके पास है, कितनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। डे टू डे बिजनेस के अलावा कोई प्रोजेक्ट, कोई पॉलिसी ये नहीं कर सकते, कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई जो है वो नई इंडक्शन वगैरह जो है ये करनी, या किसी को डिसमिसल करना, ये काम भी उनके दायरे अख्तियार से बाहर है। और ऐसी सूरत के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर सरकारी जहाज़ लेते हैं, सरकारी जहाज़ के अंदर अपनी फैमिली को बैठाते हैं, और पहले वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं जहाँ जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, वहाँ मुस्तकिल नुमाइंदा बैठा हुआ है, और उसके बाद वो फिर यूके में आ जाते हैं, वहाँ से वो फ्रांस चले जाते हैं, और वहाँ से वो सऊदी अरेबिया आते हैं। पूछे इनसे कि इस गरीब कौम जहाँ 55% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, वहाँ इतना करोड़ों रुपया आपने इस तरह खर्च कर दिया जो आपकी इस्तात में नहीं है।
आपकी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये आता ही नहीं है। अहमद साहब वो भी है, तो उसके अलावा जो ज्यादा कंसर्निंग चीज है कि आप इलेक्शंस करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं और निगरान वजीर दाखिला साहब ने वो अदालत बन गए, वो कल कह रहे थे, वो कहते हैं जनाब केसेस झूठे बनाए गए, गलत केसेस बनाए थे नवाज शरीफ के खिलाफ। मतलब उनका काम ही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, वहां पे ये देखना है उनका काम कि वो उन्होंने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे करानी है और कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना है कि लोगों की नजर में हो कि ये बिल्कुल इंपार्शियल। चले सर, वो नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, वो तो उन्होंने जो करना है करेंगे, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी पता नहीं क्या बहुत ही कोई हुस्न ज़न रखा जाए उनसे, तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को फैसला दिया इलेक्शंस के हवाले से, फिर उसके बाद 41 सफ़ों का अतर अल्लाह साहब का कल इजाफी नोट आया। उस इजाफी नोट के अंदर उन्होंने निगरान हुकूमतों के किरदार पर भी ये कहा कि ये गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमतें हो चुकी हैं। ये किस तरह से यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक चीज़। दूसरा, सदर को, गवर्नर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि जनाब इनकी वजह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, शहरी अपने बुनियादी हक से महरूम हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को, शहरियों को उन्होंने कहा कि आपका हक दावा है, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो बेसिक मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जिसको वायलेट किया गया, तो आप आए कोर्ट और हम फिर देखते हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। खुद क्यों नहीं कर लेती कोर्ट कुछ? मैं बसद एहतराम ये पूछना चाहता हूं कि इन्हीं किसी को बुला लेते तौहीन के अंदर, तो मामला कुछ और होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात, इतनी अच्छी आपने बात की है कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो अथॉरिटी है एक्सरसाइज करने के लिए, और वो इसीलिए दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है या हुकूमत जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती है और वो प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी जो है वो करके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो पाबंदी लगा सकते हैं और वो सरजनिश कर सकते हैं किसी की भी। ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इशू था, जैसे इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक सो मोटो नोटिस इशू करे, बुला ले सबको, और उसके बाद देखें कौन, सारी बात खुल के सामने आएगी कि कौन कितना इन्वॉल्व है और कौन सा सजा का मुस्तहिक है। बिल्कुल माफ ना किया जाए तब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एक्सरसाइज करके एस्टेब्लिश नहीं की जाएगी, पाकिस्तान में आइन को आप प्रैक्टिकली सुप्रीम डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे और जब तक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप ही नहीं हो सकता। जी हाँ। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो ये है कि रूल ऑफ लॉ को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। यहाँ पे डिस्पोटिज्म आ रहा है, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये तबाह कर देगा पाकिस्तान को। मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने 41 सफ़ों के इजाफी नोट के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले दिए कि जहां पर ये अवाम का बेसिक राइट ऑफ वोट वायलेट हुआ था, और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कैसे किया गया, उन्होंने मुल्कों के हवाले दिए हैं वहां पे अपनी 41 सफ़ात का जो इजाफी नोट है। तो लेकिन आप भी तो करें ना सवाल। लेकिन ये पंजाब और केपी में, अहमद साहब, पंजाब और केपी में जब इलेक्शंस होने थे ना, उस वक्त इस पे सो मोटो लिया गया था, बहस ये चल रही थी मुल्क के अंदर कि ये 184(3) यानी फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक है कि नहीं है। वो तो खुद अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने माना है कि ये तो बेसिक मोस्ट राइट है, तो होना तो बिल्कुल चाहिए। एनीवेज, बहुत शुक्रिया जी।